बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी के चैप्टर ए सेलुलर लाइफ से है। टॉपिक का नाम है लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी। इससे पिछले लेक्चर में हमने एचआईवी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था कि एचआईवी का स्ट्रक्चर किस चीज़ से बना हुआ है। ठीक है, तो उसमें हमने कुछ प्रोटीन का जिक्र किया था, एनवलप का जिक्र किया था, इसका जेनेटिक मटेरियल के बारे में जिक्र किया था और इसके अंदर कुछ एंजाइम के बारे में। एंजाइम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि वो आगे जाके जो नेक्स्ट हम लेक्चर पढ़ेंगे लाइफ साइकिल, तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो है ये एंजाइम क्या काम करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि एचआईवी वायरस जो है, जो एचआईवी है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस जो है, वो एक होस्ट सेल पे अटैक किस तरह करता है और फिर जो है वो उसके अंदर किस तरह रिप्लिकेट होता है, मतलब नंबर में खुद को बढ़ाता है और फिर उसके बाद वो निकलता है, मतलब जो है एक मैच्योर एचआईवी फिर सेल से बाहर किस तरह निकलता है। तो ये तमाम का तमाम जो प्रोसेस है ये 7 स्टेप में होता है। तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस जो है ये 7 स्टेप में 7 स्टेजेस में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, खुद की कॉपीज़ बनाता है, खुद को रेप्लिकेट करता है। ठीक है, और ये जो वायरस है ये क्या नाम है, एचआईवी, ये एक ख़ास सेल के ऊपर अटैक करता है क्योंकि ये ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस है। तो मैंने आप लोगों को बताया था पिछले लेक्चर में कि ये इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है। जो हमारे इम्यूनिटी है, क़ुव्वत मुदाफ़अत है, जो जरासीम के साथ लड़ने की हमारी ताकत है, तो ये उस ताकत को कमज़ोर कर देता है। और किस तरह कमज़ोर कर देता है, क्योंकि ये हमारे इम्यून सेल्स के ऊपर अटैक करता है। अब हमारे इम्यून सेल्स वो कौन से सेल्स हैं जिसके ऊपर ये अटैक करता है, तो मैंने इधर वैसे लिखा हुआ है। तो वो सेल जो हमारे बॉडी के अंदर है और जिसके ऊपर एक ख़ास किस्म का प्रोटीन लगा हुआ है जिसका नाम है CD4। ठीक है, तो CD4 एक्टिव सेल्स जितने भी होंगे बॉडी के अंदर ये उसके ऊपर अटैक करेगा। CD4 एक ख़ास किस्म का प्रोटीन है। ठीक है, CD4 जो है ये क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, ये CD लिया हुआ है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये सेल के सरफेस के ऊपर कुछ ख़ास किस्म के प्रोटीन होते हैं जो कि रिसेप्टर का काम करते हैं। तो ये बहुत सारे इसके अक़साम हैं। ये तो इसका एक तो इसकी किस्म जो कि 4 नंबर है, CD4 जिसको कहा जाता है, तो वो वाले सेल जिसके ऊपर क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन के जो प्रोटीन है वो 4 नंबर के हों, मतलब CD4 लगे हुए हों, तो वो सेल जो है उसके साथ वायरस अटैच हो सकेगा और वायरस उसके ऊपर अटैक कर सकेगा। बाकी किसी भी किस्म के सेल के ऊपर ये अटैक नहीं कर सकेगा। तो ये बात आप लाजमी याद रखें कि जितने भी हमारे बॉडी के अंदर सेल्स हैं और उसके ऊपर जिन सेल्स के ऊपर CD4 प्रोटीन लगे हुए हैं, तो ये सिर्फ उसी के ऊपर अटैक करेगा। और वो सेल्स हमारे पास कौन से हैं? एक तो हमारे पास जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, उसमें लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो लिम्फोसाइट्स में ख़ास तौर पर टी सेल्स, तो टी सेल्स में 2 तरह के होते हैं, एक साइटोटॉक्सिक होता है और एक हेल्पर होता है। तो जो टी हेल्पर सेल्स है वो CD4 है, जो साइटोटॉक्सिक है वो CD8 है, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 8 आता है। वो हम लास्ट वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिटेल में कि वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये CD4 हमारे पास टी हेल्पर सेल्स है, तो ये टी हेल्पर सेल्स के ऊपर अटैक करता है। और दूसरी बात, जो हमारे पास मैक्रोपेजेस होते हैं, मैक्रोपेजेस को हम मैक्रोपेजेस इसलिए कहते हैं, इसको बिग ईटर भी कहा जाता है। ये एक टाइम पे जो है ना वो 100 से ज़्यादा जो है ना के करीब बैक्टीरिया को जो है वो एनगल्फ कर सकता है, उसको किल कर सकता है, खा सकता है। ठीक है, तो इसको बिग ईटर का नाम दिया हुआ है। ठीक है, इस वजह से इसको मैक्रोपेजेस, तो ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं, मैक्रोपेजेस है जो कि पेगोसाइटोसिस करते हैं, बैक्टीरिया को एनगल्फ करके फिर उसको किल कर देते हैं। और कुछ हमारे पास है डेंड्रेटिक सेल्स हैं, ये भी हमारे जो है वाइट ब्लड सेल्स के किस्म है, इम्यून सेल्स के टाइप है। तो ये 3 तरह के सेल्स हैं जिनके ऊपर CD4 लगा हुआ होता है। तो एचआईवी जब इंसान की बॉडी के अंदर चला जाता है, किस तरह चला जाता है, ये एड्स में हम पढ़ेंगे। तो हमारा अगला लेक्चर एड्स के बारे में होगा। तो एड्स में हम ये पढ़ेंगे कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसके क्या है, ये बॉडी के अंदर किस तरह चला जाता है, फिर बॉडी के साथ क्या क्या करता है, एड्स की बीमारी किस तरह जो है वो फैलती है, तो वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन ये जब बॉडी में एंटर होता है और हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं
जिनके ऊपर CD4 लगा हुआ होता है और ये उनके साथ कांटेक्ट में आता है तो ये अपना लाइफ साइकिल शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब जाके हम स्टेप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टेप क्या है कि HIV जो है वायरस वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो गया। ठीक है, और बॉडी के अंदर एंटर होते ही जब ये उन सेल्स के साथ कांटेक्ट में आ गया, ये एक सेल है जिसके ऊपर ये रिसेप्टर लगा हुआ है CD4, और ये रिसेप्टर मतलब काफ़ी जगहों पे लगा हुआ है। ये देखें मैंने वैसे ड्रा कर लिया, ये खास किस्म का रिसेप्टर है जो कि किस चीज़ को रिसीव करता है, HIV इसके साथ बाइंडिंग कर सकता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास स्टेप है उसको कहते हैं बाइंडिंग। बाइंडिंग क्या होता है कि HIV एंटर हो गया। अब HIV के ऊपर मैंने आपको बताया था ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, और ये ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स मैंने स्ट्रक्चर में आपको बताए थे। तो वो स्पाइक्स जो है वो उनको हम GP160 कहते हैं, GP160। वही GP160 के लिए ये आपके सेल के ऊपर रिसेप्टर लगा हुआ है जिसका नाम है CD4। ये CD4 उसी GP160 के साथ अटैच हो जाता है। तो इस फेनामिना को कहते हैं बाइंडिंग। तो ये पहले बाइंड हो जाता है, बाइंडिंग के बाद ये इस सेल के अंदर चला जाता है तो उसको हम कहते हैं फ्यूजन। तो स्टेप नंबर 2 में इसकी फ्यूजन हो जाती है और जो वायरस का अंदर वाला जो मटेरियल है, अंदर का मटेरियल इसका क्या है, इसके अंदर राइबोन्यूक्लिक एसिड के 2 स्ट्रैंड्स है वो अंदर चले जाते हैं, और एक इसका कैप्सिड है, और कैप्सिड जो है वो भी प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। तो स्टेप 2 कंप्लीट हो गया आपका। स्टेप 2 कंप्लीट हो गया, फिर इसका जो प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाता है और ये इसका RNA बाहर आ गया। ठीक है, अब ये RNA मैंने आपको बताया था कि HIV जो है वो रेट्रोवायरस है। ये क्या है, ये रेट्रोवायरस है। तो ये इसका RNA है। तो स्टेप 3 में क्या होता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है। वायरस का RNA जो है वो DNA में कन्वर्ट हो जाता है, और वो क्यों कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इधर आपके पास एंजाइम मौजूद है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से इसका RNA कन्वर्ट हो जाता है DNA में। स्टेप 3 आपका कंप्लीट हो गया। अब ये DNA जो है ये न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, और ये जो इस सेल का अंदर का जो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में इसका जेनेटिक मटेरियल DNA पड़ा हुआ है, तो ये DNA क्या करेगा, इस सेल के DNA के अंदर खुद को इनकॉर्पोरेट कर देगा। तो इसकी जो इनकॉर्पोरेशन होती है ना, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन। इनकॉर्पोरेशन ऑफ द वायरल DNA इनटू होस्ट DNA इज नोन एज इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। तो ये क्या हो जाता है कि ये DNA इस आपके जो सेल के अंदर का जो DNA है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है। इस अमल को इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन के बाद आपका जो DNA है वो रिप्लिकेशन करेगा, तो साथ साथ में ये भी रिप्लिकेट करेगा। ठीक है, तो इसकी मल्टीपल कॉपीज में रिप्लिकेशन हो जाती है, और रिप्लिकेशन के बाद आपके पास आता है स्टेप नंबर 5। मतलब ये रिप्लिकेशन होगी, ये क्या है, इंटीग्रेशन के बाद रिप्लिकेशन। तो रिप्लिकेशन आपका स्टेप नंबर 5 है। तो रिप्लिकेशन के बाद सेल्फ असेंबली हो जाती है। अब रिप्लिकेशन के बाद आपके कुछ प्रोटीन सिंथेसिस भी होती है। ये जो मतलब आपका RNA है ये रिप्लिकेट हो गया DNA। ठीक है, DNA से बाद में क्या हो जाता है, RNA बनता है। एक मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांसक्रिप्शन होती है उसमें DNA से RNA बनता है। ठीक है, तो इस सूरत में RNA से DNA बन गया, इसको हमने क्या किया, कहा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब ये आपके DNA के अंदर ये जो ह्यूमन सेल्स है उसके अंदर जो है ये इनकॉर्पोरेट हो गया, और इनकॉर्पोरेशन के बाद इसने क्या की, इसने जो है ना रिप्लिकेशन की, और रिप्लिकेशन के बाद ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए खुद को तैयार करेगा। तो इस DNA से फिर फर्दर आगे जाके RNA बनेगा। ठीक है, तो 2 तरह के RNA बनेंगे। एक इसका RNA बनेगा जीनोमिक RNA, और दूसरा इसका RNA बनेगा, ये स्ट्रक्चर में मैंने कल आपको बताया था पिछले लेक्चर में। तो एक इसका RNA बनेगा स्ट्रक्चरल RNA, और एक RNA जो है वो मैसेंजर RNA होगा जो प्रोटीन बनाएगा, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल। तो 2 तरह के RNA बन गए। अब जो फंक्शनल RNA है वो एंजाइम्स वगैरह को क्रिएट करेगा। जो स्ट्रक्चरल RNA है वो वही प्रोटीन जो जिससे इसका कैप्सिड बना हुआ है, जिसका इसका जो है ना ये प्रोटेक्टिव और प्रोटीन का ये बना हुआ है, एनवलप नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी सारे जो आपकी चीज़ें हैं, ये रिप्लिकेशन के बाद ये चीज़ें बननी शुरू हो गई। अब ये सब चीज़ें जब बन गई तो ये फिर बाहर आके क्या इसकी सेल्फ असेंबली हो जाएगी। ये आपके पास
आरएनए है, आपके पास जो है कैप्सिड के प्रोटीन है और प्रोटेक्टिव कवर के जो प्रोटीन है वो सारे के सारे बने हुए हैं, एंजाइम्स के जो प्रिकर्सर्स है वो भी बने हुए हैं। तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन के बाद सेल्फ असेंबली, ये चीज़ें खुद को असेंबल्ड करना शुरू कर देगा। तो इसकी असेंबली हो जाएगी और असेंबली के बाद इसकी एक्सोसाइटोसिस होगी, बाहर निकलेगा। ठीक है, अब जब ये बाहर निकलेगा तो इस अमल को क्या कहेंगे, बडिंग। ठीक है, तो ये इसका एक बड टाइप बन जाएगा, एक्सोसाइटोसिस। ये बाहर आएंगे और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू इसका मटेरियल जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब जब बाहर आ गया तो एक मिचेवर आपके पास क्या बन गया, वायरस बन गया। ये इसका लास्ट स्टेप है। अब ये वायरस जाके किसी और सेल के ऊपर अटैक करेगा, उसके अंदर जो है रेप्लिकेट होगा, फिर आगे जाके और ये एक नहीं बनता, काफी सारे बनते हैं। ठीक है, अच्छा, इधर जो ये जो अमल हमारे पास हुआ है इसमें 3 तरह के एंजाइम मैंने आपको बताए थे। एक तो इधर आपके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है, जो वायरल आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करता है। फिर इस डीएनए की अंदर ये डीएनए जो है ये ह्यूमन सेल्स के अंदर का जो डीएनए है उसके अंदर उसके साथ मिलता है, उसकी इनकॉर्पोरेशन होती है उसमें, जिसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। तो ये इंटीग्रेशन जो मैंने आपको तीसरी तरह का एंजाइम बताया था, इंटीग्रेज एंजाइम, तो वो एंजाइम जो है ना वो उसको क्या करता है, उसकी इनकॉर्पोरेशन कर देता है। तो इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास दूसरा एंजाइम इंटीग्रेज यूज होता है। अब जब ये आपके पास वायरस बन गया तो ये इसके अंदर जो प्रोटीन है उसके प्रोटीन को छोटे छोटे जर्रों में कन्वर्ट करने के लिए और फिर उस जर्रों में कन्वर्ट करने के लिए प्रोटीएज एंजाइम चाहिए होते हैं। ये आपके पास प्रोटीन के प्रिकर्सर्स बने हुए, ठीक है, तो वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन के, उन बड़े मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करता है छोटे मॉलिक्यूल्स में। कौन सा एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम। और वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स फिर वायरल आरएनए के साथ मिलकर एक मैच्योर HIV बनाते हैं। ठीक है, तो उस मकसद के लिए उसकी कन्वर्जन होती है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। तो वो काम कौन करता है, प्रोटीएज एंजाइम। तो 3 तरह की मैंने आपको एंजाइम बता दिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए, इंटीग्रेज इंटीग्रेशन के लिए, और प्रोटीएज फिर जो है प्रोटीन की ब्रेकडाउन करने के लिए, छोटे छोटे जर्रों में कन्वर्ट करने के लिए, और फिर वही छोटे जर्रे वायरल आरएनए के साथ मिलकर एक मैच्योर आरएनए बनाते हैं। ठीक है, उसका पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये था हमारे पास वायरस का लाइफ साइकिल HIV का, जो कि 7 स्टेप में कंप्लीट हो गया। सबसे पहले इसकी बाइंडिंग होगी, बाइंडिंग के बाद इसका फ्यूजन होगा, सेल के अंदर ये आ जाएगा, फ्यूजन के बाद इसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी, वायरल आरएनए से बनेगा डीएनए, फिर ये डीएनए इस सेल के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट होगा। इस अमल को इंटीग्रेशन कहेंगे। ये अमल इंटीग्रेज एंजाइम के थ्रू होगा। तो ये हमारे पास जो है 4 नंबर स्टेप इंटीग्रेशन आ गया। फिर इंटीग्रेशन के बाद ये डीएनए जो है ये रिप्लिकेट करेगा, तो साथ में वायरल आरएनए भी रिप्लिकेशन करेगा। तो ये हमारे पास 5वां स्टेप है, रेप्लिकेशन। फिर उसके बाद जो ये आपके पास प्रोटीन और ये सब की सिंथेसिस हो गई, तो ये खुद को असेंबल्ड करेगा, खुद को इकट्ठा करेगा, यकजा करेगा, और यकजा होने के बाद फिर बडिंग करेगा, मतलब इस सेल से बाहर निकलेगा। और जब बाहर निकलेगा तो ये आप देखिए, ये सेल का जो प्रोटेक्टिव प्रोटीन है, ये सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है, ये देखिए ये सेल का सेल मेम्ब्रेन है, तो ये सेल मेम्ब्रेन को खुद अपने साथ चुरा लेता है। तो ये उसका एनवलप बन गया, अंदर जो है प्रोटेक्टिव कवर ऑफ प्रोटीन है, फिर कैप्सिड है और फिर आरएनए है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो एनवलप होता है तो ये फिर होस्ट से ये चुरा लेता है, होस्ट का जो मेम्ब्रेन है ये उसको स्टील कर लेता है, चुरा लेता है। तो ये इसका अपना पार्ट नहीं होता, बल्कि ये होस्ट से चुराया हुआ पार्ट होता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट लेक्चर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे एड्स के बारे में, कि ये HIV एड्स किस तरह काज करता है। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।